नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम तक चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। हम जो हैं दो टॉपिक पहले पढ़ चुके हैं। कंकाल तंत्र की संरचना कार्य, इसके बारे में अपन पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। और उसके अलावा जो है आज हम एक नया टॉपिक जो है शुरू करने जा रहे हैं, कोरोना से संबंधित, कोविड-19 से संबंधित। निश्चित रूप से इस टॉपिक के बारे में आगामी एग्ज़ामों में प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। एक दो प्रश्न जरूर आने की संभावना है और मैं यहाँ कोशिश करूँगा कि उन सभी प्रश्नों का जो है यहाँ बहुत संक्षिप्त में जो है आपको ब्यौरा दे सकूँ, ताकि ये चीज़ें जो हैं आगे आपके लिए आने वाले एग्ज़ामों में जो है मददगार हो सकें। इसलिए दोस्तों, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ये आपके लिए लाभप्रद हो और अन्य विद्यार्थियों के लिए भी ये लाभप्रद हो सके। तो बिना समय गवाए हम शुरू कर रहे हैं कोविड-19 के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हमने जनरल जो है एक कोविड-19 का चित्र जो है, यहाँ वायरस का एक चित्र हम यहाँ देख पा रहे हैं। ये चित्र जो है वो विभिन्न पत्रिकाओं में और मीडिया के अंदर जो वायरस दिखाया जा रहा है उससे संबंधित लिया है। ये किसी ने अभी इसकी संरचना के बारे में डिटेल से नहीं बताया है, लेकिन फिर भी वायरस से संबंधित जो है हल्की सी हमें इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ हम इस वायरस को देख पा रहे हैं। ये कोविड-19 का जो है एक वायरस यहाँ पर आपको दिखाया गया है। इसका नाम कोविड-19 कैसे पड़ा उसको समझिए। CO का मतलब होता है CO का मतलब होता है कोरोना, V का मतलब होता है वायरस, I का मतलब होता है इम्यून और D का मतलब होता है डेफिशिएंसी। और ये वायरस 2019 में सबसे पहले वुहान शहर, जो चाइना का वुहान जो शहर है, वहां इस वायरस को खोजा गया, इसलिए इसको नाम दिया है कोविड-19। अब देखिए कि वायरस के बारे में अगर हम देखें तो वायरस के संदर्भ में दो ही इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। वो देखिए कि वायरस के बाहर जो है एक प्रोटीन का कोड होता है, यानी कि वायरस के बाहर जो है एक प्रोटीन का आवरण पाया जाता है। यहां पर आप देख सकते हैं कि ये वायरस के जो है प्रोटीन के बारे में दिखाया गया है। तो वायरस का ये जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन जो है वायरस के आनुवंशिक पदार्थ को सुरक्षा प्रदान करता है। तो यहाँ वायरस का जो प्रोटीन का जो आवरण है, उस प्रोटीन के आवरण को हम बोलते हैं कैप्सिड। और इस वायरस में प्रोटीन के अलावा एक और भी जो है यहाँ पर एक आवरण पाया जाता है, जो लिपिड का बना होता है, जो वायरस को प्रोटेक्ट करता है, वायरस को सुरक्षा प्रदान करता है। और ये जो प्रोटीन के जो पार्ट हैं, ये वायरस को किसी भी सेल से अटैच होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो वायरस में सबसे बाहर जो है वो प्रोटीन का आवरण होता है। प्रोटीन के साथ साथ ये जो मैंने एक लेयर बनाई है, इसको अपन बोलते हैं लिपिड। तो लिपिड का आवरण भी पाया जाता है, जो कि वसा का आवरण है एक तरह से, जो वायरस को सुरक्षा प्रदान करता है, वायरस के आनुवंशिक पदार्थ को सुरक्षा प्रदान करता है। इसके अलावा देखिए कि इसके अंदर यहाँ पर जो मेन आनुवंशिक पदार्थ है वो है RNA, यानी कि राइबोज न्यूक्लिक एसिड। और ये एक तरह का जो है एंजाइम है, जो कि वायरस को RNA से DNA बनाने में सहायता करता है। तो इस प्रकार से ये कोरोना वायरस की एक जो है जनरल जो है संरचना के बारे में आपको हमने यहाँ बताया है। यहाँ पर देखिए कि इस वायरस की जो शुरुआत है, इसके संदर्भ में जरूर जो है एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। अगर विश्व में पूछा जाए तो चाइना के वुहान शहर में सबसे पहले इस वायरस की शुरुआत हुई। इसे हम कोविड-19 के नाम से भी जानते हैं। और अगर भारत के संदर्भ में इस वायरस को पूछा जाए तो भारत के संदर्भ में सबसे पहले, भारत में जो है इस वायरस को सबसे पहले देखा गया केरल में, यानी कि केरल में जो है इसकी पहचान की गई। तो शुरुआत से संबंधित जो है आप इसके बारे में जनरल जो है ध्यान में रखिए। संरचना के बारे में अपन देखते हैं कि वायरस की संरचना जो है वो बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सरल है। और इसका जो बाहर का आवरण है वो प्रोटीन और लिपिड का बना होता है। और इसके ठीक जो है सेंटर में जो है आनुवंशिक पदार्थ, यानी कि जेनेटिक मटेरियल जो है वो RNA के रूप में पाया जाता है। ऐसा माना जा रहा है कि इस वायरस के अंदर जो है लगभग 6 जीन जो हैं वो पाए जाते हैं, और यही जीन जो हैं वो रोग का संक्रमण करने के लिए महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं।
अब यहां पर देखिए कि ये जो वायरस है, आखिरकार ये वायरस जो है वो किस प्रकार से साइकिल जो है अपनी चलाता है। तो मान के चलते हैं कि ये कोविड-19 एक कोई वायरस है और ये मान लेते हैं कि एक जनरल जो है वो मानव कोशिका है। जैसे ये कोविड-19 वायरस इस कोशिका के संपर्क में आता है, जैसे मान लेते हैं कि ये वायरस जो है, यहां पर अपन मान लीजिए कि एक वायरस बना है, ये मान लेते हैं कि जैसे ये वायरस जो है ये इसके संपर्क में आया, जैसे ये संपर्क में आया है, ये वायरस जो है वो एक्टिव हो जाता है और एक्टिव होने के बाद जो है ये अपने आरएनए से, जो इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है आरएनए, वो उस आरएनए से डीएनए का फॉर्मेशन करता है। तो देखिए जनरली जो है आनुवंशिक पदार्थ बनने का एक सिस्टम होता है, वो कैसे है कि सबसे पहले जो डीएनए होता है, डीएनए का मतलब हो गया डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल, और डीएनए से बनता है आरएनए, आरएनए और आरएनए से जो है वो बनती है प्रोटीन। आरएनए से किसका फॉर्मेशन होगा? प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। चूंकि यहां पर वायरस के अंदर आरएनए है, इसलिए ये आरएनए जो है वो क्या करता है? डीएनए का फॉर्मेशन करता है। इसको अपन रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के नाम से जानते हैं। और ये जो इसके लिए जो ये एंजाइम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ये एंजाइम जो है वो इस आरएनए से डीएनए बनाने के लिए सहायता करती है। और ये जेनेटिक मटेरियल जो है वो इस मानव कोशिका के अंदर छोड़ दिया जाता है। अब जैसा कि अपन यहां देख रहे हैं कि ये जनरली जो है एक मानव कोशिका है, इस मानव कोशिका के चारों ओर ये जो लेयर पाई जा रही है, इसको अपन प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह सकते हैं या सेल मेम्ब्रेन कह सकते हैं। और ये जो आनुवंशिक पदार्थ है, ये आनुवंशिक पदार्थ यहां ये कोशिका का केंद्रक है और केंद्रक के बीच बीच में आप देख रहे हैं कि ये छिद्र पाए जाते हैं। तो यहां पर देखिए खास बात ध्यान में रखनी है कि इस वायरस का जो आकार माना गया है वो माना गया है 20 से 30 नैनोमीटर। बहुत छोटा वायरस होता है, काफी छोटा वायरस होता है। ये वायरस जो है अपना आरएनए से डीएनए का फॉर्मेशन करता है, और आरएनए का निर्माण करता है। ये आरएनए जो है ये इन छिद्रों से होकर जो है न्यूक्लियस के अंदर पहुंचता है, और न्यूक्लियस के अंदर पहुंचने के बाद ये हमारे डीएनए से जाकर जुड़ जाता है। अब इस डीएनए के ऊपर जो है इस वायरस का अधिकार हो जाता है, एकाधिकार हो जाता है, और इस डीएनए के द्वारा वापिस जो है आरएनए का फॉर्मेशन किया जाता है, और ये आरएनए बनने के बाद यहां इस कोशिका में आ जाते हैं। तो इनको हम नग्न वायरस कहते हैं, ये वीरोइड माने जाते हैं। और अब धीरे धीरे इस कोशिका में इन वीरोइड के चारों ओर जो है इस प्रकार से प्रोटीन का लेयर बन जाता है। ये जो है प्रोटीन का लेयर तैयार कर लेते हैं इस प्रकार से, और इसके ऊपर लिपिड का आवरण भी बन जाता है। तो इस प्रकार जो है यहां पर इस वायरस के जो है कई जो है प्रतिरूप जो है यहां इस कोशिका के अंदर बन जाते हैं। फिर ये कोशिका डैमेज होती है, कहीं से जो है जगह जगह से ये कोशिका जो है वो डैमेज होती है, और ये वायरस जो है वो इस कोशिका से बाहर निकल आते हैं, और बाहर निकलने के बाद ये अन्य कोशिकाओं को भी इस तरह से क्या करते हैं? संक्रमित करते हैं। तो इस प्रकार से ये वायरस धीरे धीरे जो है अपनी संख्या को बढ़ाते रहते हैं। जब इनकी संख्या पर्याप्त मात्रा में बढ़ जाती है तो इस कंडीशन में फिर हमें रोग के लक्षण दिखना शुरू हो जाते हैं। तो यहां पर आपको फिर एक बात और ध्यान में रखनी है कि जब वायरस जो है वो हमारी कोशिका के अंदर प्रविष्ट हो जाता है तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं संक्रमण। जो है इस प्रक्रिया को अपन क्या कहेंगे? संक्रमण। और संक्रमण होने के बाद, जैसे अगर मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को आज संक्रमण हुआ है तो इसके लक्षण आज के दिन ही प्रकट नहीं होंगे। इसको लक्षण प्रकट करने के लिए, यानी कि इसको अपनी संख्या को बढ़ाने के लिए कम से कम 12 से 14 दिनों की आवश्यकता होगी। 12 से 14 दिनों तक जब ये वायरस शरीर में रहता है तो उस दौरान किसी प्रकार के कोई लक्षण प्रकट नहीं होते हैं, लेकिन 12 से 14 दिनों के पश्चात लक्षण प्रकट होना शुरू हो जाते हैं। तो इस काल को हम कहते हैं गुप्त काल। इस काल को अपन क्या कहेंगे? गुप्त काल कहेंगे, या हम इसको लेटेंट पीरियड कहते हैं। लेटेंट पीरियड में किसी प्रकार के कोई लक्षण प्रकट नहीं होते हैं, और
14 दिनों के पश्चात उस व्यक्ति के अंदर लक्षण प्रकट होना शुरू हो जाते हैं। तो देखिए शुरुआती लक्षण कैसे हैं। जनरली जो है व्यक्ति को हल्का बुखार रहेगा, हल्का बुखार जो है वो रहना शुरू हो जाता है, और उसके अलावा जो है नाक से पानी बहना या छींके आना, गले में खराश रहना, और विशेष रूप से जो है सांस लेने में उस व्यक्ति को जो है वो बड़ी दिक्कत आना शुरू हो जाती है। तो ये जो है कोविड-19 के सामान्य लक्षण हैं। अगर ऐसे लक्षण, शुरुआती जो लक्षण हैं, अगर ऐसा प्रकट हो तो तुरंत जो है आप किसी चिकित्सक के पास जाइए और इसकी जांच करवाइए। तो जांच में अगर पुष्टि हो जाती है तो फिर उसके बाद जो है उस वायरस के इलाज के लिए जो है चिकित्सक के द्वारा, डॉक्टर के द्वारा जो है हमें औषधियां दी जाती हैं। यहां पर ध्यान में रखिए कि लक्षण होने के बाद हम इस बात का कैसा पता लगाएं कि भाई ये कोविड-19 वायरस है। तो वर्तमान में देखिए कि इस कोविड-19 के लिए जो है जो सबसे बेस्ट जो है वो निदान का जो तरीका माना गया है वो माना गया है RT-PCR जो टेस्ट जो है वो RT-PCR के द्वारा किया जाता है। तो देखिए टेस्ट कहां से करेंगे, तो चूंकि ये वायरस जो है वो 3 जगहों पर जो है मानव कोशिकाओं को, जो शरीर में 3 ऐसी जो जगह हैं वहां पर ये वायरस अटैक कर सकता है। पहला, ये नाक के थ्रू, जो नाक की उपकला कोशिकाएं होती है वहां अटैक कर सकता है। इसके अलावा ये आंखों के अंदर से प्रवेश कर सकता है, या फिर ये गले के द्वारा जो है प्रवेश कर सकता है। ऐसा माना जा रहा है कि ये वायरस जो है लगभग 3 दिन तक गले की कोशिकाओं में रहता है और वहां पर अपनी संख्या को बढ़ाता है। तो इन चीजों को आप ध्यान में रखिए। तो यहां से जो है व्यक्ति के नमूने ले लिए जाते हैं। विशेष रूप से जो है आजकल जो नमूने लिए जा रहे हैं वो नाक से लिए जा रहे हैं या गले से लिए जा रहे हैं, और उनके बाद इनका RT-PCR किया जाता है। अब देखिए RT-PCR, जगह जगह आप जो है RT-PCR के बारे में देख रहे हैं। RT-PCR आखिर क्या चीज है। तो देखिए RT-PCR का जो मतलब होता है, R का मतलब हो गया रिवर्स, और T का मतलब हो गया ट्रांसक्रिप्शन, और P का मतलब हो गया पॉलीमरेज, C का मतलब हो गया चेन, और R का मतलब हो गया रिएक्शन। PCR विधि जो है वो डॉक्टर कैरीमुलिस के द्वारा सबसे पहले खोजी गई। कैरीमुलिस के द्वारा खोजी गई ये विधि है। इन्होंने इस विधि का विकास किया है, और ये एक मात्र ऐसी विधि है जिसके द्वारा 1 घंटे में डीएनए की अरबों कॉपियों को तैयार किया जा सकता है। तो ठीक इसी विधि का उपयोग जो है यहां पर इस वायरस के निदान में किया जाता है। अब देखिए निदान कैसे किया जाएगा। निदान इस प्रकार से किया जाएगा कि ये वायरस जब बॉडी के अंदर जाता है, तो बॉडी के अंदर जाएगा तो ये क्या बनाएगा, आरएनए बनाएगा। तो यहां मान लेते हैं कि ये इसका आरएनए है। अब आरएनए से क्या बना लिया जाएगा, डीएनए। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि डीएनए से सबसे पहले क्या बनेगा, आरएनए, और आरएनए से हमें क्या आगे जो है वो क्या बनेगी, प्रोटीन बनेगी। ये एक सामान्य सिद्धांत है। तो ये मान लेते हैं इस वायरस का आरएनए है। ये आरएनए जो है इससे क्या बनाएगा, डीएनए बनाएगा, और इसी डीएनए के द्वारा इस वायरस को पहचाना जा सकता है। चूंकि ध्यान में रखिए कि ये वायरस के अंदर आनुवांशिक पदार्थ जो है वो आरएनए है, तो आरएनए होने के कारण जो है ये वायरस जो है अपना रूप जो है वो काफी तेजी से बदलता है। इस वायरस के दुनिया के अंदर 3 रूप जो है वर्तमान में नोट किए गए हैं, जो विभिन्न पत्रिकाओं में दिए गए हैं। 3 रूप जो है वो कौन कौन से हैं, कोविड जो है 19 ए, दूसरा बी, और तीसरा सी। सी जो है वो सबसे कम घातक माना जा रहा है, और ज्यादातर जो है भारत में ये सी का जो रूप है उसी से ही लोग जो है संक्रमित हो रहे हैं, जबकि अमेरिका में और इटली के अंदर जो है वो ए और बी के केसेज ज्यादा हैं, इसलिए वहां पर मृत्यु दर भी थोड़ी बहुत ज्यादा है। तो इस तरह से पीसीआर, RT-PCR के द्वारा जो है हम इस वायरस के बारे में पता लगा सकते हैं कि इस वायरस का संक्रमण जो है वो हुआ या नहीं हुआ है। तो निदान होने के पश्चात जो है हम क्या करते हैं कि इस वायरस के द्वारा वर्तमान में जो है अभी हमारे पास इसके संदर्भ में किसी भी प्रकार की कोई औषधि जो है वो डॉक्टरों के पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ औषधियां जो है ऐसी पाई गई हैं जिनको देकर जो है रोगी को ठीक किया जा रहा है, और कई व्यक्ति ठीक भी हो रहे हैं। तो वो औषधियों में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो है क्लोरोक्विन जो है औषधि है, जिसका उपयोग जो है वर्तमान में किया जा रहा है, और इसी औषधि का उपयोग जो है वो मलेरिया और निमोनिया के इलाज में भी किया जाता है। तो इससे जो है काफी लोग ठीक हो रहे हैं। इसके अलावा देखिए कि इस वायरस से संदर्भ में जो है अभी
फिलहाल हमारे पास किसी भी प्रकार का कोई टीका अवेलेबल नहीं है, लेकिन जल्द ही इसके संदर्भ में टीका विकसित कर लिया जाएगा। और इन टीकों के संदर्भ में अगर आपने देखा हो तो अभी कल या परसों के जो है न्यूज में ही यह था कि वर्तमान में जो इस वायरस का संक्रमण जिन व्यक्तियों को हो रहा है उसके लिए प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल किया जा रहा है। प्लाज्मा थेरेपी, अब यहां पर समझिए कि प्लाज्मा थेरेपी जो है वो होती क्या है, बहुत सीधी और बहुत सरल है, इसको समझिए। मैंने पूर्व के वीडियो में रक्त के संदर्भ में आपको बताया था। तो यहां देखिए कि जो हमारा रक्त होता है वो रक्त जो है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक तो होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है रक्त कणिकाएं। रक्त कणिकाएं, अब यहां पर देखिए कि मान लेते हैं कि हमारे पास ये कोई एक व्यक्ति है, ये कोई व्यक्ति है जिसको ये वायरस का संक्रमण हो गया है। तो इस वायरस का संक्रमण होने पर क्या होगा कि जैसे ये वायरस हमारे शरीर के अंदर जाएगा तो हमारे शरीर का जो इम्यून सिस्टम है, प्रतिरोधी तंत्र जो है वो इस वायरस के खिलाफ क्या बनाएगा, एंटीबॉडी का निर्माण करेगा। और एंटीबॉडी जो है वो बनने के पश्चात जो है वो कहां पर आ जाती है, प्लाज्मा में आ जाती है। याद रखिए कि विशेष रूप से यहां पर जो एंटीबॉडी बनती है वो बनती है IgG। एंटीबॉडी जो है, ये एंटीबॉडी जो है हमारे बॉडी में बनती है और बनने के बाद जो है वो कहां आ जाती है, प्लाज्मा में आ जाती है। तो जिन व्यक्तियों के अंदर जो है रक्त के प्लाज्मा में इस प्रकार की एंटीबॉडी आ जाती है और ये एंटीबॉडी जो है इस वायरस को क्या करती है, डैमेज कर देती है, इसको नष्ट कर देती है और वो व्यक्ति ठीक हो जाता है। ये एंटीबॉडी जो है वो कोई एक दिन में नहीं बनती है, इस एंटीबॉडी को भी बनने में लगभग 8 से 10 दिन का समय लगता है। 8 से 10 दिन के समय के दौरान ये एंटीबॉडी जो है वो हमारे शरीर में बनना शुरू हो जाती है और उसके पश्चात जो है ये एंटीबॉडी इस वायरस को क्या कर देती है, खत्म कर देती है। अब डॉक्टरों ने क्या किया कि जैसे अगर मान लीजिए इस व्यक्ति को संक्रमण हुआ है तो हम ये मान लेते हैं जैसे ये संक्रमित व्यक्ति है, संक्रमित व्यक्ति है जो कोरोना के जो प्रभाव से अब ठीक हो चुका है, तो इसके ब्लड को निकाला जाता है। कितना ब्लड निकाला जाएगा, तो इस व्यक्ति से लगभग 250 ml जो है ब्लड को निकाला जाता है और इस ब्लड को क्या किया जाता है, मथा जाता है, सेंट्रीफ्यूज किया जाता है। जैसे अपन जो है छाछ का बिलौना करते हैं, दही का बिलौना करते हैं, तो मक्खन अलग हो जाता है और छाछ अलग हो जाती है, तो ठीक इसी प्रकार से इसका सेंट्रीफ्यूगेशन किया जाता है जिससे कि रक्त की कणिकाएं और प्लाज्मा जो है वो क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। नीचे के भाग में रक्त कणिकाएं रहती है और ऊपर वाले भाग में जो रक्त का तरल भाग रहता है उसको अपन कहते हैं प्लाज्मा। और मैंने अभी आपको बताया था कि इस प्लाज्मा के अंदर ये एंटीबॉडी पाई जाती है, तो इस प्लाज्मा को जो है निकाल लिया जाता है और निकालने के बाद जो ये रक्त कणिकाएं हैं ये वापस उस व्यक्ति को भेज दी जाती है, चढ़ा दी जाती है। अब ये जो प्लाज्मा हमने लिया है, अब जिस व्यक्ति को संक्रमण हुआ है तो चूंकि इस प्लाज्मा के अंदर जो है वो तैयार एंटीबॉडी है, तो जिस व्यक्ति को अब संक्रमण हुआ है, जैसे मान लेते हैं कि ये व्यक्ति है, इसको अब नया संक्रमण हो गया है, तो ये प्लाज्मा जो हमने इस व्यक्ति संक्रमित व्यक्ति से प्राप्त किया था इस नए व्यक्ति को चढ़ा दिया जाता है और इस प्लाज्मा में जो एंटीबॉडी होती है वो इस वायरस को जो है किल कर देती है, मार देती है। तो अभी आपने देखा 2-3 दिन पहले की न्यूज आई है कि दिल्ली के अंदर जो है वो लगभग 4 व्यक्तियों को इसी थेरेपी के द्वारा ठीक किया गया है। तो आने वाले समय में ये प्लाज्मा थेरेपी जो है इस रोग के निदान के लिए जो है काफी महत्वपूर्ण होगी। और इसके अलावा भगवान से हम ये कोशिश कर रहे हैं, दुनिया भर के वैज्ञानिक जो है इसके बारे में लगे हुए हैं और कोई न कोई जो है टीका जल्द ही जो है इसके सामने आएगा। इस बीमारी से घबराने की या डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से इसका निदान किया जाता है। और अब देखिए यहाँ पर नियंत्रण की बात आती है, तो जब तक अगर हमारे पास किसी प्रकार की कोई विशेष जो है औषधि या कोई टीका नहीं आ जाता है, तब तक हमें इसकी संक्रमण को, इसके संक्रमण से बचने के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण जो उपाय हैं वो है कि रोग से दूर रहना, रोगी से, किसी व्यक्ति से दूर रहना, ताकि हम जो है संक्रमित न हो पाए। तो इसके लिए वर्तमान में सरकार के द्वारा जो है वो एक प्रक्रिया अपनाई जा रही है, जिस प्रक्रिया को हम कह रहे हैं लॉकडाउन। यानी कि आप जो है अपने घरों में बैठे रहिए, किसी भी कारण से बाहर मत निकलिए,
अगर बहुत ज्यादा आवश्यक हो तो ही घर से बाहर निकलें, लेकिन घर से बाहर निकलने के दौरान आपको क्या करना है, मास्क लगाना है। चेहरे पर जो है मास्क अगर अवेलेबल नहीं है तो आप रुमाल लगा सकते हैं, गमछा लगा सकते हैं, कोई भी कपड़ा लगा सकते हैं, जिसकी 2-3 लेयर बनाकर उसके बीच में अगर आप टिश्यू पेपर लगा दें तो जो है आप उसको अपने चेहरे को और अच्छी तरह से ढक सकते हैं। इसके बाद जो है आप लगातार जो है 20 सेकंड तक जो है अपने हाथों को अच्छी तरह से साबुन से धोइए या सैनिटाइज कीजिए, जिससे कि ये वायरस का जो प्रोटीन का आवरण है, जो खोल है, वो यहाँ से बाहर टूट जाए और वायरस जो है वो मर जाए। और अपनी आंखों को, अपने नाक को, अपने मुंह को बार बार जो है नहीं छूना है, किसी भी जो है प्रकार से आपको नहीं छूना है, यह भी विशेष रूप से ध्यान में रखना है। तो लॉकडाउन की प्रक्रिया के द्वारा जो है आप इस वायरस के संक्रमण से बच सकते हैं। अपन तो बच सकते ही, साथ में अपने परिवार के जो विशेष वृद्ध जन हैं या अपने भाई बहन हैं या जो भी अपने सदस्य हैं उनको आप बचा सकते हैं। और इसके अलावा जो है पूरे मोहल्ले को, पूरे देश को जो है आप संक्रमण से भी बचा सकते हैं। तो लॉकडाउन का जो है आप कठोरता से पालन कीजिए, अपने को बाहर नहीं निकलना है। जब तक सरकार के द्वारा स्पष्ट आदेश नहीं आ जाते हैं तब तक हमें लॉकडाउन का जो है कड़ा पालन करना है, कठोरता से पालन करना है। इसके अलावा देखिए कि अगर जब भी आपको लगे कि भाई इस वायरस के जो है ये लक्षण अपने को महसूस हो रहे हैं, या हल्के फुल्के भी अगर थोड़े बहुत भी अगर लक्षण आपको लगे, तो आपको तुरंत जो है चिकित्सक के पास जाना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए, और विशेष जांच के द्वारा आपको जो है उसका इलाज करने के लिए या जो भी डॉक्टर आपको सलाह दे उस हिसाब से आपको इसका जो है उपचार लेना चाहिए। इससे आपको जो है ये नहीं है कि भाई हमें इसको छुपाना है या जो है हम घर में बैठे रहें या अपनी मन मर्जी से किसी प्रकार की कोई दवाई लेते रहें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। क्योंकि जो वर्तमान में ये देखा गया है कि जो सामान्य फ्लू के जो लक्षण हैं, जो फ्लू के लक्षण हैं, जैसे H1 और N1 वायरस के जो लक्षण आ रहे हैं या सामान्य सर्दी जुकाम के लक्षण आ रहे हैं, वही लक्षण जो है वो कोरोना के आ रहे हैं। तो सामान्य सर्दी जुकाम भी कोरोना हो सकता है ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, हो सकता है। इसलिए अपनी मनमर्जी से किसी भी प्रकार की किसी भी औषधि का उपयोग आपको नहीं करना है, बल्कि चिकित्सक की सहायता से, डॉक्टर की सहायता से जो वो औषधि दें उसी का आपको जो है सेवन करना है। अपनी मनमर्जी से किसी प्रकार का सेवन नहीं करना है। तो इस प्रकार से इस कोरोना वायरस के द्वारा हम बच सकते हैं। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा कि कोरोना से डरना नहीं है, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मोर्टेलिटी जो रेट आई है, मृत्यु दर जो आई है, वो सबसे कम है। यानी कि ये माना जाए कि अगर भारत में हम देखें, और वैसे भी अगर हम इस वायरस को के बारे में अगर हम इसकी मोर्टेलिटी रेट को देखें तो वो 1.1 है, 0.1 है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 1000 व्यक्ति जो हैं इस रोग से संक्रमित होते हैं तो एक व्यक्ति के मरने की संभावना है। तो इसलिए इसकी मोर्टेलिटी रेट जो है वो अन्य वायरस की तुलना में बहुत कम है। और दूसरे देशों की तुलना में भी अगर अपन देखें तो भारत में इसकी मृत्यु दर कम है। समय रहते आप इसका उपचार करवाइए तो आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। इसलिए किसी प्रकार से डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हल्के में भी नहीं लेना है। ये नहीं है कि भाई मृत्यु दर कम है तो चलो कोई बात नहीं हम बाहर घूमें, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। और आपको जो है लॉकडाउन के नियमों का दृढ़ता से, कठोरता से पालन करना है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा और इसमें जो दी गई जानकारियां हैं वो एग्जाम के लिए भी आपके लिए लाभप्रद होगी। तो हमारे साथ बने रहिए, लगातार आगे बढ़ते रहिए और घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।